हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला ड्राइव करना सीखा था बाय टॉर्क मेथड, और आज हम सेम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे बाय एनर्जी मेथड। आओ देखें कैसे करेंगे। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम लास्ट टाइम हमने पढ़ा था टॉर्क मेथड, सेम फॉर्मूला अब हम करेंगे बाय एनर्जी मेथड। तो एक ही चीज़ को करने के कई बार एक से ज़्यादा मेथड होते हैं, तो अब हम सीखेंगे एनर्जी मेथड से सेम फॉर्मूला जो लास्ट क्लास में बनाया था। कौन सा फॉर्मूला था? T इज इक्वल टू 2π√L/g। सेम एक्सप्रेशन आज हम ड्राइव करेंगे एनर्जी मेथड के साथ। तो आओ स्टार्ट करें। देखो, ये है अपना सिंपल पेंडुलम, ये एक मास है, मास m जो हमने हैंग कर दिया, और सपोज करो इसको हमने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके यहाँ पे छोड़ दिया, और ये सपोज करो वापस आ रहा है। और अगर ये वापस आ रहा है तो मतलब इस पॉइंट के अबाउट ये सस्पेंड कर रखा है हमने, तो इस पॉइंट के अबाउट ही ये क्या करेगा? ऑसिलेशन करेगा, मतलब रोटेट करेगा। ओ पॉइंट के अबाउट ही ये रोटेट करेगा। तो मान लेते हैं इस इंस्टेंट पे इसके पास ओमेगा है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, और इस ओमेगा से ये ओमेगा वेरिएबल रहेगा, लेकिन हम इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकाल रहे हैं, मान लो ये ओमेगा है। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी ऑसिलेशन होती है, ऑसिलेशन के अंदर दो प्रकार की एनर्जीज होती हैं। नंबर 1 अपने पास होती है पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 2 होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों को मिला के क्या बनती है? टोटल एनर्जी। तो क्योंकि हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं, अज्यूम दैट देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। इस पेंडुलम के अराउंड कोई भी एयर रेजिस्टेंस या किसी प्रकार की नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। अगर सिस्टम के अंदर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होती तो उस सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। इतना बेसिक फंडामेंटल हमें सबको पहले से पता है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, विस्कस ड्रैग, किसी प्रकार की कोई भी रेजिस्टेंस की फोर्स नहीं है जिससे एनर्जी खर्च होती है। तो मतलब यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो सिस्टम की क्या हो जाएगी? कंजर्व हो जाएगी, क्योंकि कोई भी एनर्जी को खर्च करने वाली, एनर्जी को डिसिपेट करने वाली फोर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी, कौन सी एनर्जी होती है? मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी होती है सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। और इस पेंडुलम के पास ये जो मास m है, इसके पास दो एनर्जी हैं। एक काइनेटिक बिकॉज ऑफ दिस ओमेगा, रोटेशन की वजह से, ओमेगा की वजह से काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी इसके पास, अगर इसको रेफरेंस लेवल मान लें तो इस रेफरेंस लाइन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी हम मानते हैं 0। पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 मानते हैं, ये कन्वेंशन है कि एक रेफरेंस लेना होता है, तो रेफरेंस पे जनरली पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानते हैं। और क्योंकि ये वाला मास कितना हाइट ऊपर है, ये मास जो है वो h लेवल ऊपर है,
एच हाइट रेफरेंस लेवल से ऊपर होने की वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हाई है। तो यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इस लेवल पे? तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। ठीक है, तो यहाँ पे दो एनर्जी होगी, काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल। तो क्या करेंगे, देयरफॉर टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, अगर हम एयर फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे फिर ये कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो जब भी फिजिक्स में हम कोई भी चीज़ ड्राइव करते हैं तो एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट करनी होती है, एक सिंपल सिचुएशन, मॉडल सिचुएशन। तो जैसे इस केस में हमने एयर रेजिस्टेंस को हटा दिया, तो अब टोटल एनर्जी कांस्टेंट हो गई। तो टोटल एनर्जी को लिख देते हैं E, दिस इज टोटल एनर्जी, नेट एनर्जी विच इज सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। प्योर रोटेशन के केस में क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांसलेशन के केस में क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे रोटेशन हो रहा है इसलिए हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख दी। और पोटेंशियल एनर्जी mgh, ये है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ अ पेंडुलम। अब अगर ये टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, इफ दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, तो अगर मैथमेटिकली देखें तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, जीरो। तो अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लें तो टाइम के रिस्पेक्ट में ये एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, टोटल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, भले ही इनकी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रही है पोटेंशियल और काइनेटिक की। जैसे इसकी पोजीशन चेंज होगी एच की वैल्यू भी चेंज होगी, और साथ में इसकी स्पीड भी बढ़ेगी या कम होगी अकॉर्डिंग टू ऑसिलेशन, अकॉर्डिंग टू पोजीशन। तो इस केस में हमने टोटल एनर्जी लिख ली और इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसका भी डेरिवेटिव होगा, इसका भी डेरिवेटिव होगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना होगा बिफोर कमिंग टू डेरिवेटिव, हमें यहाँ पे इस h को भी इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखना पड़ेगा। तो देखो ये इसकी लेंथ l है, ये लेंथ l है, तो ये h कैसे निकालें? तो ये सिंपल ज्योमेट्री का काम है। फिलहाल मैं h की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, फिर अब इसके बाद हम ड्राइव करेंगे। तो ये h की वैल्यू कितनी आ जाती है, mg l 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ये है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जो कांस्टेंट है I/2 ये तो बाहर हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, 2 पावर आगे आ जाएगी, 1 पावर कम हो जाएगी, और उसके बाद ओमेगा का फिर से करेंगे बाय चेन रूल, डी ओमेगा बाय डी टी। अगर यहाँ पे ये टी स्क्वायर होता तो इसका आ जाता 2t, लेकिन क्योंकि t नहीं है यहाँ पे, वेरिएबल कुछ और है, ओमेगा है या कोई भी वेरिएबल होता तो उसका डेरिवेटिव दोबारा लिखना होता है, ये चेन रूल है। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स था। और ये m भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, l भी कांस्टेंट है। 1 का डेरिवेटिव 0, और cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, और थीटा का फिर से करेंगे डी थीटा बाय डी टी, ये भी चेन रूल है। ठीक है, ये हो गया अपने पास डेरिवेटिव। तो इसके बाद हम ये ऊपर वाला मिटा देते हैं सो दैट के बाकी चीज़ें हम यहाँ पे लिख सकें, स्पेस बना देते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, तो ये ई कांस्टेंट होने की वजह से ये वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। हाँ जी, ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, और यहाँ पे हो गया आई ओमेगा डी ओमेगा बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड
या एंगुलर वेलोसिटी, उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज एल्फा। तो इसकी वैल्यू डाल देंगे, एल्फा प्लस mgl साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा बाई डी टी, इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा। ये सर्कुलर मोशन के बेसिक्स हैं, तो जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल टू द पॉइंट चलते हैं। इसमें से ओमेगा कॉमन आके खत्म हो गया, कॉमन लेके इस जीरो को के नीचे भेज देंगे तो ये हट जाएगा, mgl साइन थीटा। इसको इधर ले आते हैं, आई एल्फा माइनस mgl साइन थीटा। अब वही सेम अजम्पशन, क्योंकि ऑसिलेशन स्मॉल है, फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, फॉर स्मॉल ऑसिलेशन थीटा इज स्मॉल। अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो जाती है। और इसका मतलब आई अल्फा आ गया माइनस mgl थीटा, और इसकी वैल्यू डाल देते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इस पॉइंट के अबाउट अगर कोई मास l डिस्टेंस पे रोटेट कर रहा है तो वन पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या होता है, mr स्क्वायर। यहाँ पे r क्या है, l, तो ml स्क्वायर हो गया ये चीज़ें बहुत ही आसान है, बस एक बार ढंग से अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये m से m कट गया और एल्फा की वैल्यू आ गई अपने पास माइनस m, ये एक, चलो यहाँ पे इसको नीचे ले आते हैं, उसके बाद हटा देंगे। ये भी l से l भी कट गया, तो एल्फा की वैल्यू आ गई माइनस g/l थीटा। एल्फा की वैल्यू आ गई माइनस g/l थीटा। ये आ गया अपने पास एल्फा का एक्सप्रेशन। इसका मतलब अगर एल्फा अपने पास आ गया माइनस g/l थीटा, तो ऑल्सो एल्फा क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू सेम g/l, ओमेगा आ गया, यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, रूट g/l। अगर ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड बहुत ही आसान हो जाता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ये ऊपर वाला पार्ट हटाना पड़ेगा। आप लोग साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पे टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब 2 पाई ओवर रूट g/l। तो फॉर्मूला आ गया फाइनल 2 पाई l/g। सेम फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिया जो प्रीवियस क्लास में, लास्ट क्लास में हमने ड्राइव किया था, लेकिन वहाँ पे हमने टॉर्क मेथड से ड्राइव किया था। तो इस फॉर्मूला को ड्राइव करने के 2 या 3 मेथड भी हैं, फोर्स मेथड भी होता है, टॉर्क मेथड भी होता है, एनर्जी मेथड भी होता है। तो एनर्जी मेथड से हमने आज इस फॉर्मूले को रीड्राइव कर दिया, जिसको पहले टॉर्क मेथड से हमने ड्राइव किया था। तो कितना सिंपल है ये, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है कि जब कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं होती सिस्टम के अंदर, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एब्सेंट होती है, तो क्या होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी।
तो इस केस में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को यूज़ किया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसका मतलब डेरिवेटिव कर दो। बस डेरिवेटिव लेते समय ध्यान रखना है, जब डेरिवेटिव लेंगे तो ओमेगा का डी ओमेगा बाई डी टी दोबारा होगा, और थीटा का भी डी थीटा बाई डी टी फिर से हमें डेरिवेटिव करना होता है, चेन रूल लगाना पड़ता है। तो गलती यहाँ पे डेरिवेटिव में होती है, वैसे कुछ भी नहीं है, तो डेरिवेटिव को केयरफुली करेंगे, हो जाएगा। अब हमें फॉर्मूला तो हमने ड्राइव कर लिया, लेकिन मैंने बीच में एक बात कही थी कि ये जो h है, ये h वैल्यू क्या होती है, ये कैसे निकालेंगे। तो ये सिंपल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है कि ये वाला मास जो h हाइट अगर ऊपर उठाए तो इस h को कैसे कैलकुलेट करें। तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री अगर हम देखेंगे तो ये इजी हो जाएगा। देखो सेम डायग्राम मैंने बना दी। अगर ये वाली लेंथ l है और ये थीटा है, इस l के आप दो कंपोनेंट कर दो, ठीक है। एक कंपोनेंट हो जाएगा इसका l cos थीटा, ये हो जाएगा l cos थीटा यहाँ से लेके यहाँ तक का, और दूसरा हो जाएगा l sin थीटा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का l sin थीटा। तो l को रिजॉल्व कर दिया, l cos थीटा l sin थीटा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से भी आप लोग कर सकते हो। तो अगर इसको ओ ए बी लिख दिया जाए C, तो बेसिकली h क्या है AC, तो h इज इक्वल टू AC, और AC को आप कैसे लिखोगे, दिस h वैल्यू इज इक्वल टू दिस h इज इक्वल टू AC, और AC को हम कैसे लिखेंगे, AC को लिखने के लिए हमें ये टोटल लेंथ OC, इसमें से OA माइनस कर देंगे, तो L माइनस L cos थीटा, ये OA अभी हमने निकाला है L cos थीटा, तो इसकी वैल्यू आ गई cos थीटा। तो इसको आप डायरेक्ट भी याद रखोगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि एक एक चीज़ हम ऑन द स्पॉट निकाल के देखें, लेकिन हमें पता होना चाहिए ये h की वैल्यू कैसे आती है। तो ये अपने हमने जो ड्राइव कर लिया फॉर्मूला, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाय जी। तो देखो इसके बाद क्या होता है कि इस फॉर्मूला को ड्राइव करने के बाद इस पे एक छोटी सी डिस्कशन तो बनती है कि यहाँ पे इस फॉर्मूला के बेस्ड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक हमें चीज़ समझनी है कि टाइम पीरियड जब भी हम निकालते हैं, टाइम पीरियड में जो ऑब्जेक्ट था, जिस ऑब्जेक्ट को हमने सस्पेंड किया था, जो ऑसिलेट कर रहा था, वो ऑब्जेक्ट का मास कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। तो सबसे पहली बात हमें याद रखनी है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास विच इज ऑसिलेटिंग। तो मास से इंडिपेंडेंट रहेगा ये, तो मास का कोई रोल नहीं है। तो पहला पॉइंट हम डिस्कशन में, यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हमें याद रखने हैं। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, पहला पॉइंट हम लिख देते हैं, T इज independent of mass of object which is oscillating। तो मास ऑफ बॉब, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो हमने सस्पेंड किया था, उससे ये टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है, तो इसका कोई बीच में रोल नहीं है। दूसरा पॉइंट जो हमें याद रखना है, सेकंड वन ये है कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो ये जो हमने स्ट्रिंग यहाँ पे यूज करी थी, ये वाली, इसकी लेंथ के रूट के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे लेंथ के रूट के प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर लेंथ बढ़ाएंगे टाइम पीरियड बढ़ेगा। अगर हम टाइम पीरियड को डबल करना चाहते हैं तो लेंथ को 4 टाइम बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात याद रखनी है, जब हम कहते हैं टाइम पीरियड बढ़ गया, उसका मतलब क्या होता है, उसका फिजिकल मतलब क्या है कि टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब है कि जो पेंडुलम है वो स्लो हो गया है। अगर टाइम पीरियड कम है तो जल्दी जल्दी ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा।
अगर टाइम पीरियड ज़्यादा है तो वही पेंडुलम स्लो हो जाएगा। तो कुछ लोगों को लगता है टाइम पीरियड ज़्यादा होने का मतलब है पेंडुलम फास्ट होना, ऐसी बात नहीं है। टाइम पीरियड कम होने का मतलब है पेंडुलम फास्ट चल रहा है, तेज ऑसिलेशन चल रही हैं। तो ये चीज़ का ध्यान देना हमने। तो लेंथ को अगर 4 टाइम बढ़ाएंगे तो जो टाइम पीरियड है वो 2 टाइम बढ़ेगा। अगर लेंथ को 9 टाइम बढ़ाएंगे तो 9 का रूट होता है 3, तो टाइम पीरियड 3 टाइम बढ़ेगा, बाकी पैरामीटर अगर कांस्टेंट रहें तो। दूसरा इसका मतलब यह है कि लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ता है। थर्ड पॉइंट जो याद रखना है, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो टाइम पीरियड क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यह है कि अगर जी बढ़ेगी, ये वाला फैक्टर बढ़ेगा तो ये कम होगा। इनवर्सली का मतलब तो यही होता है कि अगर हम पेंडुलम को अर्थ पे ले जाए, अर्थ पे यूज़ कर रहे हैं और अगर उसको शिफ्ट करके जुपिटर पे ले जाए तो जुपिटर पे जी वैल्यू हाई होती है, तो वहाँ पे टाइम पीरियड कम हो जाएगा, मतलब पेंडुलम जो है वो फास्ट ऑसिलेट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसका कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट ये है कि एक पेंडुलम होता है उसको बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम क्या होता है, सेकंड पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो। ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो। अ पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम विद टाइम पीरियड 2 सेकेंड इज कॉल्ड सेकंड पेंडुलम। तो सेकंड मतलब 2 सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। कई बार यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, 1 सेकेंड हम सोचते हैं शायद, लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, 2 सेकेंड। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है उसकी लेंथ कितनी होगी। अगर टाइम पीरियड फिक्स है तो उसकी लेंथ भी एक पर्टिकुलर प्लैनेट के ऊपर फिक्स होनी चाहिए। तो वो लेंथ कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूला से जो हमने ड्राइव किया था लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, ये सेम फॉर्मूला जो भी हमने ड्राइव करा है यही अप्लाई करेंगे। इसमें जी वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानते हैं नियर टू द अर्थ सरफेस, तो जी कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू सबको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और अप्रॉक्सीमेटली अगर सिंपल कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन को अगर इजी करना चाहते हैं तो हम इसकी वैल्यू 10 भी मान सकते हैं। हमें तो अप्रॉक्सीमेट लेंथ निकालनी है तो हम इसको 10 मान लेंगे। तो टाइम पीरियड कितना है, 2, और जी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट ले लो 10। तो अगर हम इसकी वैल्यू 10 लेते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाती है। जनरली हम 10 से ही कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ पे आपने देखना है कि अगर जी की वैल्यू गिवन है तो वही यूज़ करनी है 10, अगर नहीं गिवन तो 9.8 ही यूज़ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दो। 2 का स्क्वायर होता है 4 पाई स्क्वायर एल इंटू 10। तो इसकी भी स्क्वायरिंग होगी, ये भी दोनों नंबर की स्क्वायरिंग होगी, और ये रूट हट गया, यहाँ पे एल निकल गया। तो जो पाई स्क्वायर होता है इसकी भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, इसकी भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 10 ही होती है। पाई स्क्वायर इज ऑल्सो अप्रॉक्सीमेट 10, तो इसकी वैल्यू भी 10 लिख दो। ये 10 से 10 हट गया, ये 4 से 4 भी हट गया, तो लेंथ जो थी वो आ गई अपने पास अप्रॉक्सीमेट 1 मीटर। यहीं पे सीधा ही लिख देते हैं, एल की वैल्यू आ गई अप्रॉक्सीमेट 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर हम बोल सकते हैं। ये है सेकंड पेंडुलम। ऐसे ही और भी पॉइंट्स हैं, हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। हाँ जी, इसके बाद
कुछ पॉइंट्स और भी हैं वो डिस्कस करते हैं। एक इफेक्टिव जी के ऊपर बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं, तो ये मेरे ख्याल से 4 पॉइंट हो गए थे। 5th पॉइंट हम क्या लिख देते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो पेंडुलम है उसको हम किसी एलिवेटर के अंदर या किसी लिफ्ट के अंदर हैंग करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं पेंडुलम इन एक्सेलरेटिंग पेंडुलम इन एक्सेलरेटिंग एलिवेटर, जिसको हम लिफ्ट भी कहते हैं कई बार। तो उस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे बेसिकली 2 केस बन सकते हैं। एक बार लिफ्ट ऊपर जा रही है, मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए। तो अगर एलिवेटर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो उस केस में क्या होता है, इफेक्टिव जी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो जी इफेक्टिव है ये बढ़ जाती है। जैसे हाँ जी, जैसे ये एक सपोज करो एलिवेटर है, यहाँ से हमने एक पेंडुलम को वो कर दिया और ये लिफ्ट जो है इस मास को सस्पेंड कर दिया, ये बन गया पेंडुलम और ये लिफ्ट ऊपर को जा रही है मान लो। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे लगने वाली जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर लिफ्ट ऊपर को जा रही है तो बढ़ जाती है, अगर नीचे को आएगी तो माइनस हो जाएगी। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π√L बाय लेंथ तो फिक्स है, मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता। यहाँ पे जी इफेक्टिव लिख दो। तो ये भी बहुत ही स्टैंडर्ड से केस हैं जो मैंने अभी बताए हैं, लेकिन ये इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। और दूसरा, मूविंग डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन ए। तो अगर डाउनवर्ड जा रही है विद एक्सेलरेशन ए तो उस केस में इफेक्टिव जी है वो इफेक्टिव जी कम हो जाती है, क्योंकि एक्सेलरेशन ए जो है वो माइनस हो जाएगी जी से। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी जी इफेक्टिव जी माइनस ए और टाइम पीरियड बन जाएगा 2π√L/G माइनस ए। तो जी इफेक्टिव इस केस में बढ़ गई, अगर जी बढ़ गई तो टाइम पीरियड कम हो गया, और इस केस में जी कम हो गई तो टाइम पीरियड बढ़ गया। तो ये 2 स्टैंडर्ड केस हैं जो यहाँ पे एलिवेटर के साथ बनते हैं। इसके अलावा और भी एक चीज़ है, अगर मान लो ये तो वर्टिकल एक्सेलरेशन थी, मतलब पेंडुलम जो था उसके पास एक वर्टिकल एक्सेलरेशन है, एक बार ऊपर को एक बार नीचे को। लेकिन कई बार क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होती है। तो अगर अपना पेंडुलम जो है वो किसी कार्ट के अंदर है या किसी जो कोई भी कैरियर हो सकता है जिसके अंदर किसी सीलिंग के साथ हैंग कर रखा है हमने, तो उस केस में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन अगर गिवन होगी तो एक इफेक्टिव जी चेंज हो जाएगी। देखो कैसे। नेक्स्ट जो पॉइंट है आई गेस 6th है ये। अगर मान लेते हैं कि ये एक ट्रॉली है, ट्रॉली मान लो, चलो ये ट्रॉली जो है वो इस डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलरेशन ए है, तो यहाँ पे हमने एक वैसे ही पेंडुलम बना दिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जी की वैल्यू है यहाँ पे भी जी इफेक्टिव चेंज हो जाती है। क्यों? 2 तरीके से सोच सकते हैं, ग्राउंड फ्रेम से भी और इस ट्रॉली के फ्रेम से भी, नॉन इनर्शियल फ्रेम से। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम से करेंगे तो स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट आ जाएगा। ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हैं। चलो ग्राउंड फ्रेम से देखते हैं। तो ये अगर इसकी आप एफबीडी बनाओगे तो एफबीडी जब बनाएंगे तो एक नीचे लग रहा है mg
और क्योंकि ये इस साइड भी जा रहा है विद एक्सेलरेशन a, तो जो नेट एक्सेलरेशन है यहाँ पे g बना लेते हैं, तो इसकी जो नेट एक्सेलरेशन है वो ये हो जाएगी वेक्टर एडिशन a नेट, तो इसको हम g नेट बोल देंगे। वो क्या हो जाएगी g स्क्वायर, परपेंडिकुलर वेक्टर के केस में मैग्नीट्यूड क्या होती है g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऊपर रूट, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो क्या बन जाएगा 2 पाई L बाय जी इफेक्टिव। ये है जी इफेक्टिव की वैल्यू जो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें हमेशा याद रखने हैं इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। याद भी रख सकते हैं और हमने एक एक चीज़ कंसेप्चुअली यहाँ पे पढ़ भी ली है, और इसको आगे फर्दर जो क्लासेस होंगी उसमें इसको हम इलेबोरेट करते रहेंगे चीज़ों को, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं हुए, जैसे स्यूडो फोर्स से भी कर सकते हैं हम इसको। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, जिसको और भी इलेबोरेट करेंगे। आप देखते रहिए, और वीडियोस भी आती रहेंगी, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।